बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। GF-17 थंडर के इंजन को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है और हर बंदा इस लड़ाका तैयार के इंजन को लेकर अपने तज्जिए पेश कर रहा है और उन तमाम तज्जियों का निचोड़ ये है कि हम GF-17 थंडर के अंदर RD-93MA इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि RD-93MA से भी बेहतरीन इंजन GF-17 थंडर के लिए मौजूद है, तो फिर अक्सर दिफाई तजिया निगार RD-93MA को अपने कांधों के ऊपर क्यों उठाकर खड़े हुए हैं और वो सब के सब एक जैसी बात क्यों कर रहे हैं। और क्या वाकई RD-93MA इंजन GF-17 थंडर के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। RD-93 इंजन को GF-17 थंडर के अलावा बड़ी तादाद में MiG-29 फाइटर जेट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ये इंजन बेसिकली MiG-29 फाइटर जेट्स के लिए बनाया गया था। GF-17 थंडर की जो पावर रिक्वायरमेंट्स है उनको ये इंजन पूरा नहीं करता और इस वजह से हमने GF-17 थंडर के स्ट्रक्चर के अंदर काफी ज्यादा तब्दीलियां भी की। जिस वक्त GF-17 थंडर को बनाया गया था उस वक्त इस इंजन के अलावा हमारे पास कोई भी और ऑप्शन मौजूद नहीं था, इसलिए हमें RD-93 इंजन को GF-17 थंडर के अंदर लगाना पड़ा। हम चाहते तो F-16 फाइटर जेट या FA-18 फाइटर जेट का इंजन अपने GF-17 थंडर के अंदर इस्तेमाल कर सकते थे और उन इंजन्स की वजह से GF-17 थंडर की परफॉर्मेंस 50% इंक्रीज हो जाती, लेकिन अमेरिका बहादुर हमें इंजन देने को तैयार नहीं था और ना ही हम अमेरिका बहादुर से इंजन खरीदना चाहते थे। GF-17 थंडर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शाहिद लतीफ ये बात कई बार अपने इंटरव्यूज के अंदर बयां कर चुके हैं और वो ये भी बता चुके हैं कि GF-17 थंडर प्रोग्राम को रुकवाने के लिए अमेरिका ने क्या क्या जतन किए और वो ये भी बता चुके हैं कि एक बार हमारी हुकूमत की जानिब से इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए भी कहा गया और जब मैंने इस प्रोजेक्ट को ना रोका और उसके खिलाफ जितनी भी साजिशें की जा रही थी उनको मैंने नाकाम बनाया तो उसकी सजा मुझे ये मिली कि मुझे पाकिस्तान एयर फोर्स का एयर चीफ नहीं बनाया गया, जबकि उस पोस्ट का असल हकदार मैं था और बज़ाहिर उनकी ये बात सच है। खैर, आपको ये बताने का मकसद ये था कि GF-17 थंडर के प्रोग्राम के अंदर अमेरिका अपनी टांग किस तरह अड़ाता रहा। आज भी अमेरिका बिल्कुल उसी तरह इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी टांग अड़ा रहा है और अमेरिका के बगल बच्चे भी ये नहीं चाहते कि हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कामयाब हो सकें और इनके बगल बच्चे हमारी हुकूमतों के अंदर, हमारी फोर्सेस के अंदर, हमारी जुडिशरी के अंदर बैठे हुए हैं और ये कैंसर की तरह हमारे पूरे सिस्टम के अंदर फैले हुए हैं और आपको पता है कि कैंसर से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं होता। खैर, जो GF-17 थंडर को लेकर अब बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि RD-93 का MA वर्जन हमारे लिए बेस्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। RD-93 इंजन को दुनिया के 5 लड़ाका तैयारों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें MiG-29, MiG-33, MiG-35, शेनयंग FC-31 और GF-17 थंडर शामिल हैं। शेनयंग FC-31 या J-35 के अंदर भी इसी इंजन को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बिल्कुल GF-17 थंडर की तरह इस फाइटर जेट के अंदर भी ये इंजन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था जो कि इसको देनी चाहिए थी। इसलिए चाइना ने इस लड़ाका तैयारी के लिए एक अलग इंजन मैन्युफैक्चर किया जिसको हम WS-13 के नाम से जानते हैं। ये इंजन RD-93 और RD-93MA से बहुत ज्यादा बेहतर है। इस इंजन की लाइफ भी RD-93 इंजन से 3000 घंटे ज्यादा है। RD-93 इंजन की लाइफ 19,000 घंटे है और वहीं WS-13 की लाइफ तकरीबन 22,000 घंटे है। अब अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि 3000 घंटे से क्या ज्यादा फर्क पड़ता है, तो भाई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 3000 घंटे का मतलब है 195 दिन। उसके अलावा RD-93 इंजन का जो थ्रस्ट है वो तकरीबन 78 किलो न्यूटन से लेके 88 किलो न्यूटन तक है और वहीं WS-13 इंजन का थ्रस्ट 100 से 110 किलो न्यूटन है, यानी तकरीबन 20 से 30 किलो न्यूटन का फर्क है यहाँ पर थ्रस्ट का। अगर आप RD-93 को GF-17 थंडर के अंदर लगाते हैं तो उससे इसकी स्पीड 1.6 मैक टू 1.8 मैक आती है और वहीं WS-13 इंजन इस्तेमाल करने से GF-17 थंडर की स्पीड 2.2 से 2.3 मैक हो जाती है, यानी स्पीड का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा जब इसका थ्रस्ट ज्यादा है तो ये पे लोड भी ज्यादा कैरी कर सकता है और पे लोड ज्यादा कैरी करने की वजह से
आप JF-17 थंडर को ज्यादा वेपनरी के साथ लैस कर सकते हैं। और जब ये एक बड़ा इंजन है तो ये JF-17 थंडर की तमाम पावर रिक्वायरमेंट्स को आसानी पूरा कर सकता है। और कीमत के अंदर भी इन दोनों इंजन के दरमियान में बहुत ज्यादा फर्क है। WS-13 इंजन RD-93MA और RD-93 से बहुत ज्यादा सस्ता है और चाइना हमें ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत दे रहा है। और मैं ये आपको बता चुका हूँ कि ये इंजन पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होगा। पाकिस्तान के अंदर इस इंजन को बनाने के लिए फैसिलिटी बना ली गई है। लेकिन अब चंद गंदे अंडे ये शोर मचा रहे हैं कि हमें इसकी R&D के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई जब आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एक चीज फराहम की जा रही है तो आपने उसकी क्या R&D करनी है और कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। 50 मिलियन, 100 मिलियन या ज्यादा से ज्यादा $1 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। इतने पैसे खर्च करके आपके पास इंजन टेक्नोलॉजी तो आ जाएगी या आपने सारी जिंदगी दूसरों की गाय को जाके चोना है। उसके अलावा तकरीबन पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर JF-17 थंडर का एक स्क्वाड्रन ऐसा मौजूद है जो कि चाइनीज इंजन से लैस है और पाकिस्तान ने खुद इन इंजन को JF-17 थंडर के अंदर लगवाया है। और पाकिस्तान एयरफोर्स का यह प्लान था कि जैसे जैसे RD-93 इंजन अपनी लाइफ पूरी करते जाएंगे तो उनको हम WS-13 के साथ रिप्लेस करते जाएंगे और अब भी यही प्लान मौजूद है। लेकिन अमेरिका बहादुर और उसके बगल बच्चे ऐसा नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि JF-17 थंडर की मार्केट ग्रो हो। वो ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो और वो ये भी नहीं चाहते कि हमें मुसीबतों से छुटकारा मिले। इसलिए वो जब जब पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाता है वो अपनी टांग अड़ाते हैं और हमारे गंदे अंडे चंद टकों के ऊपर अपना ईमान फरोख्त कर आते हैं। और ये एक हकीकत है। अब अक्सर लोगों ने JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठाए और ये कहा कि JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के ऊपर तो काम ही नहीं हो रहा, उसका डिजाइन तो क्या बनना, हम उस लड़ाका तैयार को बनाएंगे ही नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं उनके लिए मेरी सिर्फ इतनी सी अर्ज है कि आप क्या ये नहीं जानते कि 2070 से 80 तक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स ऑन ड्यूटी रहेंगे। और क्या आप ये नहीं जानते कि जितने वेपन्स एक 4th जनरेशन फाइटर जेट उठाकर ले जा सकता है उसके निस्फ के बराबर भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और क्या आपको इस बात का नहीं पता कि आने वाले वक्त के अंदर 4th जनरेशन फाइटर जेट एज अ लॉयल विंगमैन काम करेंगे 5th जनरेशन फाइटर जेट के। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए दुनिया की तमाम बड़ी एयर फोर्सेस इस वक्त 4th जनरेशन और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर रही है। और हमने भी अगर इसी कॉम्बिनेशन को बनाना है तो हमें 4th जनरेशन के नए लड़ाका तैयारे चाहिए होंगे, ना कि वो लड़ाका तैयारे जो कि बाबे आदम के जमाने के होंगे। क्या F-16 फाइटर जेट्स 2070 तक अपने काम सर अंजाम दे सकेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में, या क्या JF-17 थंडर का ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 उस अरसे तक जा सकेगा, या क्या आने वाले वक्त के अंदर टेक्नोलॉजीज मैच्योर नहीं होंगी। जब टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है तो आप उस टेक्नोलॉजी को एक हद तक अपने फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आपको डिजाइन को चेंज करना पड़ता है। क्या JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर लेजर वेपन को लगाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आने वाले वक्त के अंदर जो फ्यूचर वेपन्स होंगे उनको फ्यूचर फाइटर जेट्स ही उठा कर ले जाएंगे। इसलिए JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 भी बनेगा और 5 भी बनेगा और ये आप लोग देख लीजिएगा। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।